मंत्री जी, सेनापति से कहिए कि आज हम अपने पुत्र के साथ शिकार पर जाएंगे। हमारी राज सवारी की तैयारी करें। जी महाराज, परंतु राजकुमार तो अभी बहुत छोटे हैं। क्या उन्हें शिकार पर ले जाना उचित रहेगा? मंत्री जी, हमारे पुत्र को भविष्य में राजा बनना है। उसे बचपन से ही हिम्मत और जिम्मेदारी की शिक्षा मिलनी चाहिए। यही सही समय है कि वह सीखना शुरू करे। मंत्री ने आदेश का पालन किया और सेनापति से कहा कि राजा के लिए राज सवारी की तैयारी की जाए। रथ और घोड़े तैयार किए गए। जल्दी महाराज और राजकुमार जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर महाराज ने हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। महाराज अपने तीर और कमान के साथ पूरी तरह शिकार में तल्लीन हो गए। इस बीच झाड़ियों के पास एक हिरण ने अपने बच्चों से कहा, भागो बच्चों भागो, शिकारी हमें मारने आए हैं। हमें तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। हिरण और उसका झुंड झाड़ियों में छिप गया। दूसरी ओर राजकुमार की नजर घने जंगल में खिले हुए सुंदर फूलों पर पड़ी। वह उन फूलों की ओर बढ़ गया। फूल इतने आकर्षक थे कि राजकुमार को ध्यान ही नहीं रहा कि वह अपने पिता से दूर जा रहा है। जंगल के किसी कोने में एक शेर झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उसने राजकुमार को देखा और सोचा, यह तो लगता है कि शिकार खुद मेरे पास आ रहा है। आज मेरी भूख मिट जाएगी। शेर ने मौका देखकर राजकुमार पर झपटा मारा और उसे अपने जबड़े में पकड़ लिया। महाराज ने हिरण का पीछा करते हुए जब पलटकर देखा तो राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। यह सारे जानवर कहाँ छिप गए और मेरा पुत्र वह कहाँ है? आज तो मैंने सोचा था कि इसे शिकार करना सिखाऊंगा, लेकिन वहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज ने तुरंत सैनिकों को राजकुमार को ढूंढने का आदेश दिया। सभी दिशाओं में खोज शुरू हुई। पूरे जंगल में राजकुमार का नाम पुकारा गया, लेकिन वहां कहीं नहीं मिले। जंगल में खोजबीन जारी थी, लेकिन देर रात तक राजकुमार का कोई पता नहीं चला। महल में महारानी व्याकुल थी। उन्होंने महाराज से कहा, मुझे समझ नहीं आता, अभी इतने छोटे बच्चे को शिकार पर ले जाने की क्या जरूरत थी? वह तो ठीक से चलना भी नहीं सीख पाया था। काश आप उसे अगर शिकार पर ना ले गए होते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। महारानी, मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाऊंगा, आप चिंता ना करें। शेर ने आदित्य को झाड़ी में छिपा दिया और हिरण के झुंड पर नजर डालते हुए सोचा, वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। यह हिरण तो बहुत बड़ा और ताजा दिखता है। इसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। यह बच्चा तो बहुत छोटा है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। पहले हिरण का शिकार करता हूँ। शेर ने झाड़ियों में छिपे हुए आदित्य को वहीं छोड़ दिया और हिरण के पीछे भागा। हिरण जो पहले से सतर्क था, शेर को अपनी ओर आता देख घबराकर भागने लगा। बाप रे, ये शेर तो मेरी ओर आ रहा है। जल्दी से झाड़ियों के पार भागना होगा। शेर ने हिरण का पीछा किया, लेकिन हिरण तेज रफ्तार से दौड़ते हुए झाड़ियों और पेड़ों के बीच गायब हो गया। शेर के जाने के बाद आदित्य डर और घबराहट के कारण झाड़ियों से बाहर निकला। अकेले जंगल में होने के डर से वहां धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते आदित्य एक नदी के पास पहुंच गया। वहां उसने ठंडे पानी को देखा, लेकिन अब भी वह डर और थकावट से बेहाल था। नदी के पास बैठा एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। उसने झील में जाल फेंक रखा था। मछुआरे की नजर अचानक एक छोटे बच्चे पर पड़ी। अरे, यह बच्चा कौन है और यह अकेला यहाँ क्या कर रहा है? मछुआरा जल्दी से बच्चे के पास गया और आदित्य से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? यह अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आदित्य डर और थकावट के कारण कुछ नहीं बोल पाया। वह सिर्फ मछुआरों को देखता रहा। मछुआरा मन ही मन, यह बच्चा कुछ भी नहीं बता पा रहा है। इसे यहाँ अकेला छोड़ना खतरनाक होगा। क्या पता यह किसी अमीर घर का बच्चा हो। चलो इसे अपने घर ले जाता हूँ। मछुआरा आदित्य को अपने घर ले गया। घर में मछुआरे की पत्नी खाना बना रही थी। बच्चे को देखकर उसने चौंकते हुए पूछा, अरे,
आप यह बच्चा कहाँ से ले आए? यह तो किसी अमीर घर का लगता है। इसके हाथ में ये कीमती सोने के कंगन देखिए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। भाग्यवान, मैंने इसे नदी के पास अकेला देखा। यह कुछ भी नहीं बता पा रहा है। इसे जंगल में छोड़ना सही नहीं था। अगर हम इसे नहीं बचाते तो यह किसी जंगली जानवर का शिकार हो सकता था। लेकिन अब क्या करें? इस बच्चे को लेकर हम किसी को क्या बताएंगे? अभी तो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले इसे ठीक से खाना खिलाते हैं और आराम करने देते हैं। आगे क्या करना है सोच लेंगे। कुछ दिनों बाद मछुआरे की पत्नी बीमार पड़ गई। मछुआरा परेशान होकर पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने एक मित्र किशन लाल के पास गया। किशन भाई, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन मैं भी अभी कंगाल हूँ। मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर मछली मंडी का ठेका लिया था। अभी मुझे भी पैसे चुकाने हैं। माफ करना मित्र, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मछुआरा निराश होकर अपने घर लौट आया। मछुआरा मन ही मन, अब तो एक ही रास्ता बचा है। आदित्य के बचपन के सोने के कंगन ही गिरवी रखने होंगे और कोई उपाय नहीं बचा। मछुआरा कंगन लेकर गांव के सुनार के पास जाने के लिए निकला, लेकिन तभी रास्ते में दो लुटेरे झाड़ियों से बाहर आए। अरे, यह आदमी तो कुछ कीमती चीज लेकर जा रहा है, चलो इसे लूट लेते हैं। ए, तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसकी दवा के लिए पैसे चाहिए। लुटेरों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, हमें बहाने मत सुनाओ, हमें वह दो जो छिपा रखा है। लुटेरों ने मछुआरे से सोने के कंगन छीन लिए। वाह, इतने कीमती कंगन! यह गरीब आदमी इन्हें कहां से लाया होगा? हमें इनसे क्या, चलो इन्हें बेच देते हैं। लुटेरे जंगल के अंदर भाग रहे थे, तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। ये शेर है, जल्दी भागो, नहीं तो यह हमें खा जाएगा। लुटेरे डर कर कंगन वहीं फेंक कर भाग गए। उधर किशन लाल निराश होकर घर लौटा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। पिताजी, क्या आप पैसे लेकर आए? नहीं बेटा, लुटेरों ने कड़े छीन लिए, अब कुछ नहीं बचा। आदित्य ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, पिताजी आप चिंता मत करें, मैं कुछ करता हूँ, माँ का इलाज जरूर होगा। आदित्य पैसों का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटकने लगा। तभी उसने देखा कि एक सेठ कुछ मजदूरों को पैसे दे रहा है। क्यों ना मैं भी सेठ से कुछ मदद मांगू, बदले में जो भी काम कहेंगे मैं वो कर दूंगा। आदित्य सेठ के पास गया और विनम्रता से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, बदले में मैं आपका सारा काम करूंगा। पैसे? क्या? मैं कोई खैरात बांट रहा हूँ? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। आदित्य को सेठ ने भगा दिया, लेकिन एक विचार उसके मन में आया, अगर यह सेठ मेरी मदद नहीं कर सकता तो राज्य का राजा जरूर करेगा। राजा के पास जाने से ही माँ का इलाज संभव है। आदित्य राजा के महल में पहुंचा। उसने गहरी सांस ली और दरबार में प्रवेश किया। महाराज की जय हो, मैं एक गरीब मछुआरे का बेटा हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, कृपया मेरी मदद करें, बदले में जो काम आप कहेंगे मैं वह करूँगा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, कई लोग हमारे पास मदद मांगने आते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि कोई पैसे के बदले काम करने की बात कर रहा है। इस लड़के की नीयत साफ लगती है। राजा ने आदित्य की बात ध्यान से सुनी और कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास है। मंत्री जी, इसे जितने पैसे चाहिए दिए जाए और आज से इसे महल में चौकीदारी का काम दिया जाए। धन्यवाद महाराज,
मैं आपका काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। आदित्य पैसे लेकर घर पहुंचा। पिताजी देखिए, राजा साहब ने माँ के इलाज के लिए पैसे दिए हैं और मुझे महल में नौकरी भी दी है। अब माँ का इलाज अच्छे से होगा। जंगल के रास्ते में कड़े पड़े हुए थे। एक दिन चूड़ियों का व्यापार करने वाला गोपाल वहां से गुजरा। उसने कड़े को देखा और उसकी चमक से चौकित हो गया। वाह, ये सोने के कड़े हैं, कितने सुंदर और कीमती लगते हैं। इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। वह कड़े लेकर अपने घर पहुंचा। ये कड़े कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत ही कीमती लगते हैं। जरा धीरे बोलो भगवान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब हम गरीब नहीं रहेंगे, ये कड़े हमारी जिंदगी बदल देंगे। अगले दिन गोपाल कड़े बेचने के लिए सुनार की दुकान पर पहुंचा। गोपाल वह कड़े सुनार को दिखाता है। ये कड़े कहाँ से लाए हो? ये मेरे पुरखों की निशानी है। अब सोचा इन्हें बेचकर कुछ काम शुरू करो। ठीक है, इन्हें ही छोड़ दो, मैं जांच कर कल तुम्हें इनकी कीमत बता दूंगा। पर आज क्यों नहीं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये शुद्ध सोने के कड़े हैं या नहीं, इसकी जांच करनी ही होगी। कल आना। गोपाल मजबूरी में सोने के कड़े वहीं छोड़कर चला गया। सुनार ने कड़े को ध्यान से देखा। उसने उनकी नक्काशी पहचान ली और राजा को खबर भेजी। महाराज, ये कड़े आपके राजकुमार के जैसे लगते हैं। राजा ने कड़े को पहचान लिया और भावुक हो गए। ये मेरे पुत्र आदित्य के कड़े हैं। जिसने इन्हें बेचा उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। अगले दिन गोपाल जैसे ही सुनार की दुकान पर पहुंचा, राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और महल में ले आए। राजा ने गोपाल से कड़े के बारे में पूछताछ शुरू की। बताओ, ये कड़े कहाँ से मिले? गोपाल डरते हुए, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये कड़े मुझे जंगल में पड़े मिले थे। मैंने सोचा इन्हें बेच दूं। मुझे नहीं पता ये कड़े आपके हैं। ये कड़े हमारे खानदानी है और मेरे पुत्र आदित्य के हाथों में थे जब वह मुझसे बिछड़ गया था। राजा ने सेनापति को तुरंत आदेश दिया, पूरे जंगल की तलाशी लो। अगर किसी भी सुराग का पता चले तो मुझे तुरंत खबर दो। महाराज, मुझे लगता है कि गोपाल निर्दोष है। इसे जाने दिया जाए, लेकिन हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। ठीक है गोपाल, तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हमारे सैनिक तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। गोपाल ने राहत की सांस ली और महल से निकल गया। राजा बार बार सोचते, इतने सालों बाद ये कड़े मिले हैं, इसका मतलब है कि मेरा पुत्र जिंदा हो सकता है, लेकिन वहाँ कहाँ है? दिन पर दिन राजा की चिंता बढ़ने लगी। उनकी तबीयत खराब हो गई और वे बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे। वैद्य ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, महाराज की हालत बहुत गंभीर है। दवाइयों से अब उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन एक उपाय बचा है। क्या उपाय है? गगन घाटी के पार काली नदी के पास लाल जड़ी बूटी उगती है। वहाँ जड़ी बूटी महाराज को ठीक कर सकती है, लेकिन वहाँ जाना बेहद खतरनाक है। काली नदी का पानी जहरीला है और उस जगह से लौटना लगभग असंभव है। महल में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि इस खतरनाक काम को कौन करेगा। उसी समय मछुआरे का बेटा आदित्य दरबार में पहुंचा। मंत्री जी, मैं वहाँ जड़ी बूटी लाने जाऊंगा। बेटा, वह जगह बेहद खतरनाक है। काली नदी का पानी जहरीला है। अगर वह पानी तुम्हारे शरीर पर लगा तो तुम्हारा बच पाना मुश्किल होगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर मैं यहाँ जड़ी बूटी लाकर राजा साहब की जान बचा सका तो मेरा जीवन सफल होगा। वैद्य ने आदित्य को गगन घाटी का रास्ता बताया। आदित्य तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। आदित्य घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हुए थककर एक बड़े पेड़ की छांव में सो गया। अचानक उसने किसी की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। आदित्य जागा और आवाज की दिशा में दौड़ा। उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। तुम्हें किसने फंसाया है? ये दुष्ट जादूगर का जाल है।
कृपया मेरी मदद करो, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। आदित्य ने तुरंत जाल को काटा और चिड़िया को आजाद किया। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लाल जड़ी बूटी लेने आया हूँ ताकि राजा साहब की जान बचा सकूं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें काली नदी के पार ले जाऊंगी। मैं जादुई चिड़िया हूँ और अपनी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया ने खुद को बड़ा किया और आदित्य को अपनी पीठ पर बिठाकर काली नदी पार करवाई। नदी पार करने के बाद चिड़िया ने आदित्य को एक विशाल पेड़ के पास उतारा। यह वही पेड़ है, जल्दी से जड़ी बूटी तोड़ लो और वापस चलो, हमें जल्दी लौटना होगा, वरना वह दुष्ट जादूगर आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। आदित्य ने सावधानी से लाल जड़ी बूटी तोड़ी और चिड़िया के साथ लौट आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं यह काम नहीं कर पाता। तुमने मेरी जान बचाई है, यह मेरा कर्तव्य था। अब जल्दी लौटो और राजा को यह जड़ी बूटी दो। आदित्य जड़ी बूटी लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी जादूगर उसे जाते हुए देख लेता है। वह जल्दी से उस चिड़िया के पास पहुंचता है और देखता है कि चिड़िया अपना आकार छोटा कर रही है। इसका मतलब साफ था, चिड़िया ने उस लड़के को उस जड़ी बूटी तक पहुंचा दिया है और अब वह लड़का उस जड़ी बूटी के बारे में सब कुछ जान चुका है। जादूगर को आदित्य से निपटना ही होगा। यह देखकर जादूगर को गुस्सा आ जाता है। ये चिड़िया मुझे आज तक उस जड़ी बूटी के पेड़ तक नहीं ले गई, लेकिन इस लड़के को वहां ले गई। नहीं, अब बहुत हो गया। अब मुझे इस लड़के को हर हाल में पकड़ना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य वह लाल जड़ी बूटी वैद्य को देता है। वैद्य जड़ी बूटी से दवाई बनाकर राजा को पिला देते हैं और फिर आदित्य घर की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में जादूगर उसे रोक लेता है। ए लड़के, तू ही उस चिड़िया की पीठ पर बैठकर उस जड़ी बूटी तक गया था ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। जादूगर आदित्य को अपने साथ उठाकर जंगल की ओर ले जाता है। राजा जब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, वो मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, मुझे ठीक हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन वह लड़का जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे जड़ी बूटी दी, अभी तक नहीं दिखा। हम उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, उसे दरबार में बुलाया जाए। मंत्री पूरे महल में आदित्य को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता। राजा आदेश देते हैं कि उसके घर पर जाकर पता लगाया जाए। 2 सैनिक आदित्य के घर पहुंचते हैं, लेकिन आदित्य के माँ बाप सैनिकों को बताते हैं कि उनका बच्चा 2 दिनों से घर आया ही नहीं है। राजा चिंतित हो जाते हैं और मंत्री को उसे ढूंढने का आदेश देते हैं। मंत्री कुछ सैनिकों के साथ खोज करते हुए उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें सारी बात बता देती है। कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, एक जादूगर सा आदमी एक लड़के को अपने घोड़े पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गया था। राजा, मंत्री और सेनापति घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकलते हैं। उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जिसके बाहर एक घोड़ा खड़ा होता है। लगता है कोई अंदर है। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आदित्य लोहे के पिंजरे में बंद है। जादूगर आदित्य को धमका रहा होता है, उस चिड़िया से कहो कि मुझे उस पेड़ तक ले जाए, वरना कभी आजाद नहीं करूंगा तुम्हें। तभी अचानक सेनापति जादूगर पर हमला करता है, लेकिन जादूगर उसे अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। मंत्री भी कोशिश करता है, लेकिन वह भी बंदी बन जाता है। जादूगर हंसता है, मेरी शक्तियों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। राजा जादूगर को चेतावनी देता है, इन सभी को आजाद कर दे, वरना पछताएगा तू। जादूगर राजा पर भी अपनी शक्ति का वार करता है, लेकिन राजा पर कोई असर नहीं होता। मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? तभी मंत्री राजा को कहता है, महाराज, मुझे लगता है आपने जो लाल जड़ी बूटी पी है
उसी की वजह से आप शक्तिशाली बन चुके हैं। अब आप अपनी शक्ति का उपयोग करें। जादूगर फिर से राजा के ऊपर एक दूसरा हमला करता है, लेकिन इसका उल्टा असर जादूगर पर ही हो जाता है और वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। तेरे अहंकार ने तुझे यही परिणाम दिया। जादूगर के पत्थर की मूर्ति में बदल जाने के बाद राजा सबको आजाद कर देता है। राजा और बाकी सब महल की ओर लौटते हैं। राजमहल में आदित्य के माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बेटा, तू कहाँ चला गया था? माफ कीजिए माँ पिताजी, कुछ जरूरी काम था, लेकिन अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजा आदित्य के गले में एक लॉकेट देखता है और ये लॉकेट वैसा ही था जैसा उसके बेटे के गले में भी था। तो राजा किशनलाल से पूछता है, क्या आदित्य वास्तव में तुम्हारा बेटा है? नहीं महाराज, आदित्य मेरा बेटा नहीं है। दरअसल 21 साल पहले मैं जंगल के पास वाली नदी में मछलियां पकड़ रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा घबराता हुआ मेरे पास आया। मैंने उससे उसका घर का पता पूछा, लेकिन वह इतना छोटा और घबराया हुआ था कि वह उसके घर का पता बता ही नहीं पाया। इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। राजा सैनिकों से कहते हैं कि किशनलाल के साथ जाया जाए और आदित्य के वो वस्त्र लाए जाए। वस्त्र देखते ही राजा भावुक हो जाते हैं। या तो मेरे ही बेटे के वस्त्र है, इसका मतलब आदित्य ही राजकुमार है जो 21 साल पहले शिकार के दौरान मुझसे बिछड़ गया था। राजा आदित्य को गले लगाकर कहते हैं, तू ही मेरा बेटा है राजकुमार। तुमने जो उपकार किया है उसका बदला मैं नहीं चुका सकता, लेकिन अब तुम और तुम्हारी पत्नी महल में हमारे साथ ही रहोगे। इस तरह आदित्य यानी कि राजकुमार अपने असली परिवार और अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता दोनों के साथ खुशी से रहने लगता है।